कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का 877 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। कंपनी एक सास कंपनी है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ये कंपनीज को चार्ज करती है, B2B बिजनेस में है, एंगेजमेंट सॉल्यूशंस देती है बड़े बड़े ब्रांड्स को। कंपनी क्लेम करती है कि उनका जीरो कंपटीशन है इंडिया में, बाहर से बहुत सारा बिजनेस आता है, लेकिन कंपनी 2024 तक लॉस में रही थी, 2025 में पहली बार प्रॉफिट आया है। पर क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है, एक बार वैभव से पूछते हैं। अनुकुल, कंपनी कहती है जीरो कंपटीशन है, लेकिन ग्लोबली तो काफ़ी कंपटीशन है और ग्लोबल प्लेयर्स को अभी ज़्यादा सर्व करती है। एक्विजिशंस पे बहुत ज़्यादा इनकी डिपेंडेंस है, तो प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा बहुत अच्छे से इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वैभव का पूरा एनालिसिस देखिए, लेकिन उसके पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी फाइनेंस का प्रीमियम कंटेंट आ रहा है। ओवर टू वैभव नाउ। तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2012 में हुई थी। उस समय इनका नाम खड़गपुर टेक्नोलॉजीज था। ये मिस्टर अनीश रेड्डी ने शुरू करी थी, जो कि खुद ही एक आईआईटी खड़गपुर के एल्यूमनाई भी थे। तो एग्जैक्टली सास कंपनी करती क्या है, ये सिंपली अपने सॉफ्टवेयर को दूसरी कंपनी, यानी कि B2B बिजनेस है, दूसरी कंपनी को इन्होंने रेंट पे दिया। और ऑब्वियसली अगर रेंट पे दिया है तो हर महीने एक रेकरिंग रेंट या रेकरिंग फीस आएगी, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर को वन टाइम सेटअप करने की फीस चार्ज होती है। अब कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कैपिलरी ने बड़े ब्रांड जैसे कि टाटा न्यू या टाटा डिजिटल को क्लाउड प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो पॉइंट्स, ऑफर सिस्टम, लॉयल्टी, रिवॉर्ड सिस्टम रन कर सके। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए आप टाटा न्यू के किसी भी ब्रांड के अंदर शॉपिंग करते हैं, आपको पॉइंट्स अक्रू होते हैं, तो उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड करेगा आपके लिए कूपन, आपको SMS या एप्लीकेशन पे एक ऑफर आएगा। उसके बाद आप वो ऑफर कहीं भी जाके उनके पूरे प्लेटफॉर्म में रिडीम कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी को कैपिलरी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल बनाती है। अब ये टेक कंपनी है, तो आइडली इनके कस्टमर बेस कैसा है, B2B क्लाइंट्स कैसे हैं। तो फॉर्च्यून 500 जो बेसिकली दुनिया की टॉप 500 कंपनीज होती है, उनमें से 19 क्लाइंट्स फिलहाल इनके पास है। रिटेल और फैशन कंपनीज में तो ये स्ट्रांग है, पर अभी रिसेंटली इन्होंने अपना QSR या फिर फूड वाले जो क्लाइंट्स है जैसे कि डोमिनोज इंडोनेशिया, उनको अभी अक्वायर किया रिसेंटली। उसके अलावा ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी में भी घुस चुके हैं, इंडिगो एंड ब्लूबर्ड जैसी कंपनीज में अभी ये एक्वायर कर चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि पॉलीकैब जैसी कंपनीज को भी इन्होंने ऑनबोर्ड किया, और हेल्थ केयर एंड BFSI यानी कि बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनियां पेनिट्रेट कर रही हैं। पर ये क्लाइंट्स कैपिलरी को ही क्यों चुनते हैं? देखिए सीधी सी बात है, इनको खुद वो केपेक्स नहीं करना पड़ा, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ अपने कस्टमर्स को देना है। ऐप इन लोगों के ऑलरेडी अपने होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लायंस का बर्डन इनके पास नहीं आता, वो भी कैपिलरी टेक केयर करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टारगेटेड प्रमोशंस कर सकते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसकी रिटेंशन रेट बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो एप्लीकेशन पे ट्रांजैक्शन करता है वो बढ़ जाती है। तो इनके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल ही रहता है कैपिलरी को चूज करना। अब कंपनी ने शुरुआत तो इंडिया में ही करी थी, लगभग 13% रेवेन्यू फिलहाल इंडिया से ही आता है, लेकिन आज के टाइम पे डोमिनेट करता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन। लगभग 57% जो रेवेन्यू है कंपनी का वहीं से आता है, और इंडिया के अलावा एशिया से भी 13.3% इनका रेवेन्यू आता है। लेकिन एक SaaS बिजनेस में रेवेन्यू मिक्स रहना कैसे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि क्या आपको ये सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है या ये वन टाइम कॉस्ट ज्यादा आ रही है। इन्हीं का रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। FY25 में लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के पास था, जिसमें से रिटेनर एंड सर्विसेज लगभग 480 करोड़ के आसपास था, अप्रोक्सीमेटली 80%। और ये वही रेवेन्यू है जो कि कोर सब्सक्रिप्शन और रिकरिंग सर्विसेज से इनको मिलता है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो लगभग 110 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 18% था। ये वन टाइम सेटअप ही रहता है, यानी कि क्लियरली कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन शेयर है वो हाई रहा है। लेकिन कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन पेपर हमेशा फाइनेंशियल्स पे ही दिखती है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। FY23 से FY25 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 266 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के 612 करोड़ हो गई। FY24 में 101% पे ग्रो किया, लेकिन 24 से 25 में 14% पे ग्रो किया। दरअसल FY24 में कंपनी के काफी सारे एक्विजिशंस कंप्लीट हुए, नंबर्स को कंसोलिडेट किया था, जिसकी वजह से हमें यह भी दिखता है कंपनी की नॉर्थ अमेरिका में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे सितंबर 25 की भी बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 363 करोड़ का ऑलरेडी रेवेन्यू कर दिया, यानी कि लग रहा है पिछले साल से बेहतर करेगी FY26 में। उसके बाद EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली कहानी फ्लिप हो गई है। -21% से ये ऑलमोस्ट EBITDA न्यूट्रल आए थे 24 में, और अब पॉजिटिव हो गए 12.8% पे। सितंबर में भी आप देख सकते हैं तो पॉजिटिव ही रहे 11% पे। इसका मेजर रीजन देखिए, कंपनी ने जब वो एक्विजिशंस करी तो अपना जो फाइनेंस, HR, IT डिपार्टमेंट था, इनफैक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी जो एक्विजिशंस करी थी उनको इंडिया में मूव करा, सेंट्रलाइज प्रोसेस बनाई, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल कॉस्ट घटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी।
इसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो FY25 में दिख रहा है कि कंपनी वापस से नेट प्रॉफिट में आई है, जबकि पहले लॉस में थी। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.48 टाइम्स था, जो अब घट के 0.21 टाइम्स हो गया। इनफैक्ट सितंबर 25 में और भी कम हो गया 0.17 टाइम्स। तो डेट रिडक्शन तो काफी हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट घटी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक्जैक्टली सस्टेनेबल कितनी है? देखिए, अगर आप नेटवर्थ देखें कंपनी की 509 करोड़ है एज ऑफ सितंबर 25, लेकिन 70% के आसपास ये कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल है, जो कि एक्विजिशन से आई है। एक्विजिशंस क्योंकि कंपनी की बहुत सारे, यानी कि जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, जो बेसिकली एक तरीके से डेप्रिसिएशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स का, तो वो एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज करेगा आने वाले समय में, जो डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है। तो अगेन कंपनी की जो फाइनल अर्निंग्स ग्रोथ है बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कंपनी के एक्विजिशंस और अमोर्टाइजेशन पे। अब कंपैरिजन पे चलते हैं। कंपनी ने आरएचपी में कोई भी प्लेयर लिस्ट नहीं किया है कंपैरिजन के लिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आपको अच्छा वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव दें ताकि एक अच्छा डिसीजन भी हम ले पाए। तो सबसे पहले तो देखिए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक और SaaS प्लेयर है, लेकिन क्लोज कंपेटिटर है। एग्जैक्टली कंपनी सेम बिजनेस में नहीं है। उनसे कंपेयर करें, वो भी हाई ग्रोथ है, उनसे कंपेयर करें तो 9.2 टाइम्स उनका प्राइस टू सेल्स है, और एज कंपेयर टू कैपिलरी का 6.3 है, तो उनसे तो डिस्काउंट पे लग रही है। लेकिन इंपॉर्टेंटली फ्रेशवर्क्स जो एक यूएस लिस्टेड कंपनी है, इंडियन ओरिजिन कंपनी है, जो कि एक सिमिलर बिजनेस में भी है एज कंपेयर टू कैपिलरी, तो वहां से क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेशवर्क्स डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है फिलहाल कैपिलरी जो अपनी वैल्यूएशंस मांग रहा है। सिमिलरली ब्रेस भी एक यूएस लिस्टेड कंपनी है, 4.5 टाइम्स प्राइस टू सेल करते हैं। क्लियरली ये दो कंपनी भी अभी ढंग से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बड़ी पिक्चर यहां पे देखें तो क्लियरली जो आईपीओ है कहीं से भी चीप नहीं है। आप ऑलरेडी हाई ग्रोथ SaaS प्लेयर के लिए पे कर रहे हो, एंड ये कंपनी अगर मैं ग्लोबल कंपेटिटर से देखूं तो काफी स्मॉलर है एंड अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है। लेकिन इस वैल्यूएशन को और इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए क्या पॉइंट्स आते हैं वो भी डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी कहती है वो एआई नेटिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज करती है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स इन हाउस बना रखे हैं और पेटेंट भी करा रखे हैं, यानी कि राइवल्स के लिए रेप्लिकेट करना स्केल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विचिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक कॉस्ट कंपेरेटिव एडवांटेज निकल के आती है। लगभग 180 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर प्रोफाइल्स हैं कंपनी के पास। उसके अलावा 1570 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अपने प्लेटफॉर्म पे करा चुकी हैं, एंड यहां से माइग्रेट करना एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है एंड रिस्की भी हो सकता है। कस्टमर यहां पे रिटेंशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ग्लोबली इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट लगभग 16.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी 2024 में। 2029 में 26.8 बिलियन डॉलर्स की एक्सपेक्टेड, यानी कि 10% पर एनम एवरेज ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। इंडिया में फिलहाल कंपनी कहते हैं कोई कंपटीशन नहीं है, हालांकि ग्लोबली तो कंपटीशन है, लेकिन इस आईपीओ और वैल्यूएशन के अगेंस्ट कुछ रिस्क भी निकल के आते हैं। टॉप 5 कस्टमर्स 43% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू का, टॉप 10 59% के आसपास करते हैं, यानी कि अगर 600 करोड़ का रेवेन्यू है, यहां से एक भी क्लाइंट चले जाता है तो लगभग कंपनी को 100 से 150 करोड़ का नुकसान देखना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि सेल्सफोर्स, ऑरेकल, सैप, एडोबे, ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, डीप फंडेड है। एंड लास्टली एग्जीक्यूशन एंड कंप्लायंस का काफी यहां पे खेल देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस एक्सपोजर कंपनी का है, जो कि ऑटोमेटिकली अनसर्टेनिटी ऐड कर देता है शॉर्ट टर्म में। अब क्विकली आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो पूरा इशू है लगभग 877 करोड़ का है, जिसमें से 532 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है एंड 345 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है इस पूरे ऑफर फॉर सेल के बाद 51.2% रह जाएगी। अब ये जो फ्रेश इशू है कहां कहां यूज हो रहा है, देखिए क्लाउड और टेक में यूज होगा 120 करोड़, R&D नए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 150 करोड़, कंपनी कंटिन्यूसली इनोवेट भी करती है, नए कंप्यूटर सिस्टम्स परचेज करने के लिए 10 करोड़, एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी ने 63 करोड़ रुपीस रखे हैं। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर है कंपनी की, आईपीओ प्राइस 549 से 577 रखा गया है। 25 शेयर रहेंगे एक लॉट में, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 14,425 और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में 13 लॉट्स में 1,87,525 रुपए रखी गई है, और पोस्ट इशू मार्केट कैप लगभग 4,600 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। अब ये जो ऑफर है 14 नवंबर को ओपन हो रहा है, ये 18 नवंबर को क्लोज हो जाएगा और अलॉटमेंट की डेट 19 नवंबर रखी गई है। तो अगर रिफंड आना शुरू होगा यहाँ पे 20 नवंबर को, अगर नहीं मिले पैसे क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में 20 नवंबर को, एंड फाइनली कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 21 नवंबर 2025 को। अब फाइनली बात करते हैं रिकमेंडेशन में इस आईपीओ में करना क्या है। देखिए लिस्टिंग गेन्स के लिए अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आईपीओ डिमांड है, मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, साथ में वैल्यूएशंस भी कोई यहाँ पे सस्ती नहीं आ रही हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिलहाल कोई भी रिकमेंडेशन देना मुश्किल है, क्यों? देखिए रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग मिली है, लेकिन हाईली डिपेंडेंट रही है एक्विजिशंस में, उसकी वजह से कंपनी में बहुत सारा इंटेंजिबल एसेट्स आया है, अमोर्टाइजेशन होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली हिट होगी। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी देखा जाए कंपनी की ढंग से नहीं निकल के आई है। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म के लिए आप वॉच आउट कर सकते हैं ये मैट्रिक्स को, लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आपकी इस आईपीओ में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने एसेट योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हम अपना यहाँ पे काफी सारा इन्वेस्टिंग रिलेटेड कंटेंट, अपना स्टॉक मार्केट, आईपीओ और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट रिलीज करने वाले हैं।